आप सब लोगों को हमारे सारे डिजिटल हाजरीन नाजरीन सामईन को T2F की तरफ से खुशामदीद। मेरा नाम नायला महमूद है और आज हमारे साथ आज शाम की मेहमान हैं आयशा नादिर अली, जो लाहौर से हमारे साथ हैं। और कुछ अल्फाज आयशा की का तारुफ। तो आयशा प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स की और ये एक्चुअली भी रही हैं न्यूयॉर्क में। और आयशा क्लासिकी गायकी में उनको कमाल का रियाज है, तो दुरपत, ख्याल गायकी, सेमी क्लासिकल, फोक और काफियाँ इन्होंने बहुत महारत से गाई हैं। और इनके उस्ताद हफीज खान तालवंडी वालों से दुरपत की तालीम लेती रही हैं और उसके साथ उस्ताद परवेज पारस साहब से इन्होंने ख्याल गायकी सीखी, बल्कि सीखती रही हैं। तो उस्ताद पारस साहब जो हैं, एक इल्म का खजाना है मौसीकी का, और वो एक समंदर जो इल्म का था उसको आयशा ने इल्म के एक किताब के कूजे में ढाला है। और ये है इनकी किताब टोड़ी की रिवायत, और इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी आने वाला है। और अगर आपको क्लासिकी मौसीकी से शौक है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा उन्होंने एक कांडे की रिवायत पे भी उस्ताद पारस साहब के साथ काम कर रही हैं। और ये सब रागों की किस्में हैं, और ये जो आप काफियाँ सुनेंगे इसमें रागों की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये रागों ही के थ्रू सदियों से चली आ रही हैं। तो आज का जो आप कलाम सुनेंगे उसके बारे में मैं ये कहूँ कि कुछ तकनीकी मुश्किलात थी हमें इस ट्रांसमिशन में, जिसकी वजह से हमने जो ये जो गायकी है ये कल रात रिकॉर्ड करनी पड़ी हमें। तो आप इसमें जो थोड़ा सा पोर्शन है वो प्री रिकॉर्डेड है, जो बाद में चलाया जाएगा, बीच में चलाया जाएगा। तो आज आयशा के साथ जो तबले पे संगत कर रहे हैं रियाज अहमद साहब हैं, और हारमोनियम पे हैं खैरात साहब, और साउंड अरेंजमेंट रिकॉर्डिंग जो है वो हनीफ खान साहब कर रहे हैं, जो बखुद एक बहुत बाकमाल बांसुरी नवाज हैं, बल्कि T2F पे वो प्रोग्राम कर चुके हैं, आप लॉग इन करके देख भी सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं आज के मौजू पे। तो एक बुजुर्ग शायरों की रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है, और ये सदियों पे ये सिलसिला फैला हुआ है, और रूहानियत, खुशशनासी और आम लोगों से रिश्ता, ये एक ऐसे धागे हैं जिन्होंने ये सदियों से इन सबको जोड़ा हुआ है, और एक ऐसा तसलसल बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये काफियाँ, ये कलाम आज तक लोगों में जिंदा हैं। गलियों में, कूचों में, बाजारों में, सराओं में, बल्कि आपके ये मीडिया में, डिजिटल मीडिया में और टेलीविजन पे, कोक स्टूडियो में, ये आज भी आप तक हर तरह से लोगों में ये बात फैली हुई है। तो आयशा ने आज 6 बुजुर्ग सूफी शायरों का इंतखाब किया है, जो कि 400-500 साल पे फैले हुए हैं। ये 4-5 सदी का कलाम है। जाहिर है वो 1 घंटे में 6 काफियों में तो मुमकिन नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि, और इनको तरतीबवार बतदरीज तसलसल के साथ वो आपके सामने पेश करेंगी। तो आयशा बताएं, आप किससे शुरू करेंगी? जी, सबको सलाम। और नायला, पहला सिलेक्शन जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैं दमूदर शायर हैं, और ये 16वीं सदी में इनको अक्सर लोग कहते हैं कि अकबर के बाद इमीडिएट जो टाइम है, सो अकबर के दौर में इन्होंने ये किस्सा लिखा हीर का, जो कि हीर रांझे का पहला सबसे मशहूर किस्सा हुआ पंजाब में, अक्सर यही समझा गया है। और उसमें हीर और रांझे की जो रम्ज़ है वो बयान हो रही है, और ये तमाम शोरा जो बाद में इनका कलाम देखेंगे, उन्होंने भी इस रम्ज़ को इस्तेमाल किया, और बल्कि इसकी समझे कि ये और गहरा होता गया इसका रंग। तो ये हीर और रांझे का किस्सा जो था
उससे हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हीर जो है उसको काजी के आगे पेश किया गया है और उससे कहा गया है कि तुम जो हो खेड़े, जो कि अमीर उस वक़्त के उस किस्से में ज़मींदार फ्यूडल्स हैं, राठ हैं, जिस तरह के हीर के ख़ानदान वाले भी हैं, उसको ज़बरदस्ती उनके साथ भेजा गया, पहले शादी की गई। तो उसको कहा जा रहा है कि उन्हीं के पास तुम जाओ, और रांझा जिसके साथ उसकी अपनी इश्क की कहानी शुरू हुई किस्से में, उसको बयान कर रही है कि इसमें उसकी सच्चाई बयान कर रही है। तो वो क्या रम्ज़ है? हीर का लिटरल मीनिंग भी एसेंस भी है, हीरा भी है। तो वो एसेंस हमारा जो है उस पे कौन काबिज़ है, और उसको वो बयान करती है काज़ी के आगे। जिसमें इस बयान से पहले क्योंकि वो ज़िक्र कर रही है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या वडियाई, क्या बड़ी बात इसमें नज़र आ रही है, ये जो सोना रुपा सोना चांदी है खेड़ों का, और मैं इसको चूल्हे में फेंकूँ इस सब चीज़ को, अगर मुझे, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है इसमें, बैरन है, बिल्कुल खाली है, अगर इसमें रांझन नहीं है, रांझा जो इसका इश्क है। तो रांझा जो है उसके साथ इश्क की कहानी है ये हीर के। तो वो बयान करती है, जो मैं अब कलाम पढ़ रही हूँ, गा रही हूँ इसके बाद। सुन काजी हिक अरज़ साडी, ए अकथ कहानी, ये कहानी बयान नहीं की जा सकती, बहुत मुश्किल है। लौह कलम अर्श न कुर्सी, नजरी न आवे पानी, जिमी जमाना चंद न सूरज, ज्योति जोत समानी। जब रोशनी रोशनी के साथ मिली हुई थी, जुदाइयाँ नहीं थी, जुदाई नहीं थी, ये इश्क की हकीकत उस वक्त जिसने वो देखा हो, वो वक्त, वो दौर, वो बयान कर सकता है। कोई तदोक का पासों होए, कोई उस वक्त का तुम्हें कोई पास होए, ता मैं शाहिदानी, तब मैं गवाही पेश करूं कि क्या सच है इस इश्क में। तो वो क्या सच है, वो लोगों का, जिंदगी का, जिससे ये रम्ज़ जो है इसमें इतनी ताकत आई कि ये लोगों का बयान बनी। वो बाकी शायरों की जो हम कलाम पेश करेंगे उसमें भी जिक्र होगा। तो सुन काजी हिक अरज़ साडी। सुन काजी हिक अरज़ साडी, अकथ कहानी। सुन काजी हिक अरज़ साडी, अकथ कहानी। सुन काजी हिक अरज़ साडी, अकथ कहानी। जिमी ज़माना चन्न ना सूरज, नजरी ना आवे पानी।
नजरी नावे पानी लोह कलम ना अरश ना कुर्सी ज्योति ज्योत समानी लोह कलम ना अरश ना कुर्सी ज्योति ज्योत समानी कोई तदो का पासों होवे कोई तदो का पासों होवे तामें शाहिद आनी सुन काजी हिक अर्ज साड़ी हकथ कहानी तो ये आपने दमूदर का कलाम अभी सुना और ये शाह हुसैन जो कि 1539 से 1599 तक की उनकी जिंदगी है, तो ये 16वीं सदी है और ये दमूदर उसी वक्त होते थे शाह हुसैन के साथ। तो ये जहांगीर और अकबर बादशाह का ज़माना है, ये मुगलिया दौर है। और पंजाबी कलाम में जो काफ़ी है वो शाह हुसैन से मंसूब की जाती है और बहुत मुमकिन है कि ये उन्हीं की फॉर्मेशन हो, उन्हीं की इख्तरा हो। और पंजाबी कलाम में उन्होंने ना सिर्फ ये लिखने के लिए और सुनने के, बल्कि ये गाने के लिए लिखा। और वैसे तो ज़्यादातर ये जो बुज़ुर्ग शायर गुजरे हैं ये अरबी और फ़ारसी में बहुत महारत रखते थे, लेकिन उन्होंने आम लोगों की ज़बान में अपना कलाम लिखा और फॉर्म और कंटेंट इसमें दोनों भी बहुत अवामी है। तो कहा जाता है कि शाह हुसैन, जिन्हें माधो लाल हुसैन भी कहते हैं, कि ये कलाम ये लाहौर की गलियों में गाया करते थे। और आज पंजाब में मेला चिरागा उन्हीं के नाम से मंसूब है, जहाँ पे लोग दूर दूर से दिए लेकर आते हैं और उनके मज़ार में चिरागा करते हैं। कहे हुसैन फ़कीर नमाना मैं नाही सब तुम। तो आयशा, आप क्या सुनाएंगी हमें शाह हुसैन का? जी, माधो लाल हुसैन, जैसे आप कह रही हैं कि मुमकिन है कि इनका और दमूदर का वक्त जो है वो ओवरलैप भी कर रहा हो, क्योंकि दमूदर शायर के बारे में कम जानकारी है। हमें ये पता है कि उसने अकबर का जिक्र अपने किस्से में बहुत जगहों पे किया है। कई दफ़ा अकबर के ज़माने का जिक्र होता है, उस ज़माने की तमाम सख्तियाँ और जो फ्यूडल सेटअप था उस दौर का, उसमें जो लोग शहरों में रह रहे थे उनका एक अपनी मुश्किलात थी जिनका सामना कर रहे थे। एक बहुत फ्यूडल सेटिंग से हम बिल्कुल शहर की सेटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि माधो लाल हुसैन जो है वो लाहौर की गलियों में घूम रहे हैं और ये शायरी सुना रहे हैं लोगों को। तो इनका बहुत जाना माना ये कलाम है। नी सही असी नैना दे आखे लगे, जिन्हां पाक निगाहां होइयां कहीं न जांदे ठगे। जिनकी पाक निगाहें हो गई वो ठगे नहीं जा रहे। काले पट न चढ़े सफ़ेदी, काग न थींदे बगे। जिन चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा सकता, हम वो मान रहे हैं, उस सच को मान रहे हैं। शाह हुसैन शहादत पायन, मरण जो मित्रां अगे। तो क्योंकि इश्क का बयान जो है वो पूरा हीर और रांझी का किस्सा है जो इन्होंने अपनी काफियों में इस्तेमाल किया। अगर उसी
के पहलू में इसको देखें तो वो पाक निगाहें जो हैं उनकी तलब है। निगाहें हमने अपनी सोच किस तरह दुरुस्त करनी है कि हम देख पाएँ, जो सच है उसको देख पाएँ। तो हम नी सही हो असी नैना ते आखे लगे। सुनते हैं। नी सयो असी नैना दे आखे लगे। 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 जिन्हा पाक निगाह होया, जिन्हा पाक निगाह होया, कहना जांदे ठगे, कई ना जांदे ठगे। नी सहियो असी नैना दे आखे लगे। नी सहियो असी नैना दे आखे लगे। काले पटना चढ़े सफेदी, काले पटना चढ़े सफेदी, काग न थींदे बगे, काग न थींदे बगे। नी सहियो असी नैना दे आखे लगे। नी सहियो असी नैना दे आखे लगे। शाह हुसैन शहादत पायन, शाह हुसैन शहादत पायन, शाह हुसैन शहादत पायन। मरन जो मित्रागे, मरन जो मित्रा अगे, मरण जो मित्रा अगे। नी सहियो असी नैना दे आखे लगे। नी सहियो असी नैना दे, असी नैना दे, असी नैना दे आखे लगे। बहुत खूब आयशा, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। सो शुमाली पंजाब है, 17वीं सदी है और इस मिट्टी से सुल्तान बहू पैदा हुई।
1629 से 1690 तक वो जिंदा रहे हैं। और ये ज़माना मुग़लिया दौर का बहुत बुरा ज़माना था। जहांगीर और औरंगज़ेब का ज़माना था। तो सुल्तान बाहू ने एक भाई को दूसरे भाई से लड़ते, कत्ल होते देखा। जहांगीर ने दारा शिकोह का शाहजहां जी, सॉरी? शाहजहां शाहजहां और औरंगज़ेब, सॉरी। ये जी तो जहांगीर ने दारा शिकोह का सर औरंगज़ेब ने, सॉरी, सारे सारे बादशाह मिक्स हो। ये सारे औरंगज़ेब बादशाह ने अपने भाई दारा शिकोह का सर उसके बाप को पेश किया और अपने बाप को कैद किया। तो ये सब सुल्तान बाहू ने देखा। और आयशा, इसका असर तो उनके कलाम पे ज़रूर हुआ होगा, यू नो। सुल्तान बाहू का तो इतना इतना मशहूर है कलाम के, उसकी सादगी भी है एक वजह उसकी मशहूरी की। बज़ाहिर सादा ज़ुबान तो वैसे इनमें से अक्सर शोरा की है कि वो बहुत गहराई, एक गहरी बात बहुत सादा अल्फाज में कह देते हैं। सो वो तो खैर तमाम दुनिया के शायर जो हैं इस तरह कर रहे हैं शायरी। लेकिन यहाँ जो मशहूरी पाई इन लोगों ने, वो एक अपनी मिसाल आप है, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध में। तो सुल्तान बाहू का हमें अबियात बाहू से जो कलाम मिलता है वो सारा एक बैत की शक्ल में है, जिसमें 4 लाइनें हैं और वो हर लाइन जो है वो हू पे एंड होती है। तो एक यूनिटी भी है उस फॉर्म में। तो उसमें एक बैत है, वो मैं अभी वही निकाल रही थी, जो मैं अभी गा नहीं रही, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया शाहजहां और औरंगज़ेब का, और वो किस लेवल का वायलेंस है, किस लेवल का तशद्दुद है जो उस निज़ाम को कायम रख रहा था। सो अक्सर वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है कि ये किस तरह के निज़ाम में हम लोग रह रहे होते हैं और किस तरह की सख्तियाँ जो हैं उसके नतीजे में लोग झल रहे होते हैं और किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज कर रहे होते हैं। तो ये शाही कॉन्फ्लिक्ट्स का आपने जिक्र किया, तो वो यहाँ कहते हैं अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूँ, आधी लानत इस दुनिया पे और सारी लानत दुनियादारी पे। सो वो दुनियादारी जो है उसको बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस है इस तमाम पोइट्री में। और वो दुनियादारी क्या है? राह साहिब को छोड़ना। दुनियादारी में पढ़ने का मतलब ये है कि आपने सच का रास्ता जो है छोड़ दिया है। राह साहिब दे खर्च न कीती, लैन गज़ब दिया मारा हूँ। और बहुत गज़ब की मार है उन्हें जो साहिब की राह में खर्च ना करें। प्योवा कोलों उत्तर को हावे, भट्ट दुनिया मक्कारा हूँ। या फिर कुछ जगहों पर ये फिट दुनिया मक्कारा हूँ, ये भी है कि इस दुनिया पे अगेन लानत है, ये मक्कारी की दुनिया, और जिसमें बाप जो है उसके हाथों बेटे कत्ल हो रहे हैं। तो तर्क जिना दुनिया दी बाहू, लहसुन बाग बहारा हूँ। और जो इस दुनिया को तर्क करेंगे वो बाग बहार लेंगे। तो ये रिकरेंट थीम है ये इस सारी कलाम में। सही। और एक चीज़ है सुल्तान बाहू की कि चूँकि वो हू पे ख़त्म होता है उनका जो बैत है, और अलिफ लैला चंबेदी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ, ये तो गली गली सुनते हैं हम। तो आज आपने क्या इनका सिलेक्शन किया है? आज जो अभी कलाम में पेश कर रही हूँ वो मुझे बेहद पसंद है, बहुत टचिंग है, बहुत दिल को लगता है भी यही। जो दिल मंगे होवे नाही, होवन रेया वरेरे हो। जो दिल, जो हमारा मन, डीपेस्ट सेल्फ आपका जो है चाहता है वो नहीं हो पा रहा, और वो चाह क्या रहा है? मुलाकात। तो आगे वो बयान करते हैं, दोस्त ना देवे दिल दा दारू, इश्क ना वागा फेरे हो। तो
वो इश्क जो है, उसकी वाग जो है, रेंज जो है, वो मोड़ी नहीं जा सकती। बेशक हमें चैन नहीं मिल रहा, दोस्त के भी बस में नहीं है कि वो हमारे दिल का दारू उपा कर सके। इस मैदान मोहब्बत वाले मिलनता तिखेरे हो। मैदान जैसे मैदान जंग है, इश्क का मैदान है, और उसमें मुलाकात जो है वो ता तिखेरे, तपिश की जो आग है, तपती आग, वो मुलाकात जो है वो इतनी ही मुश्किल है। मैं कुर्बान तिना तो बाहू, मैं उन पे कुर्बान, रखया कदम अगेरे हूँ। तो इस मैदान में जो कदम रख रहे हैं, मैं उन पे कुर्बान जा रहा हूँ, वाह, क्योंकि वाह, यही आपके दिल क्या की बात, पुकार है। क्या बात है। जो दिल मंगे होवे ना। जो दिल मंगे होवे नाही, हो मन रे परे रे हूँ। जो दिल मंगे होवे नाही, हो मन रे परे रे हूँ। जो दिल मंगे होवे नाही, हो मन रे परे रे हूँ। जो दिल मंगे।
जो दिल मंगे होवे नाही होवन रे हा परे रे हूँ जो दिल मंगे।
अब बुल्ले शाह बहुत बड़ा नाम है, 1680 टू 1758, तो ये 18वीं सदी है। मुगलिया सल्तनत का दौर है और औरंगज़ेब का ज़वाल है। इसमें शाही बगावतें हैं, अवामी तहरीकें हैं और बहुत सी सियासी हंगामा आराई है। और इसी के दरमियान पंजाब की गलियों में से एक आवाज़ गूंजती है कि बुलिया की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह पंजाब में एक पहेली की लोक रिवायत है और उसमें एक आम सा सिंपल सा सवाल किया जाता है कि बुलिया की जाना मैं कौन, जिसके जवाब में बुल्ले शाह अपनी ज़ात, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को बताते हैं, लेकिन एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है कि ना मैं मोमिन मिच विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां जी, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। तो आयशा। जी नाइला, मैं इसको ना पिछली जो सिलेक्शन है उसके साथ जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये सारे जो शायर हैं इनका आपस में जैसे कि एक बात है जिसको वो, और उसका रंग जो है ना वो गहरा होता जाता है, क्योंकि वो अपने वक्त के साथ उस सच को जोड़ते हैं। तो वो ज़ाहिर है हमारी तारीख है, सो हमारी तारीख जो है उसकी अक्कासी हो रही है इसमें। अब उस तारीख में शामिल जो ये सारी रिजेक्शंस दे रहे हैं, जिसको आप कह रही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, तो पहेली तो पूछी गई है कि जाना मैं कौन, तो उसमें फिर वो क्लूज देते हैं, हिंट्स देते हैं कि मैं ये तो नहीं हूँ, ये तो नहीं हूँ, ये तो नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ। तो जो आखिरी अंतरा है उसमें वो कहते हैं कि ये चीज़ मैं हूँ। अब बाकी सारी लाइनों में जिसको वो छोड़ देते हैं, तो वो आपकी जो शनाख्त है जिसको वो छोड़ रहे हैं, उसमें शामिल कोई ना कोई जुदाई है। मैं इस तरह इस काफ़ी को देखती हूँ। तो क्योंकि सुल्तान बाहू कह रहा है कि इस मैदान मोहब्बत वाले मिलन ता तिखेरे हो, वो मिलन जो है, वो मुलाकात जो है, उसकी तलाश जो है एक एसेंस है, और हर दौर में ये शायर उस मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका है इसको देखने का, जिस तरह से मुझे ये फील होती है। तो उसमें वो जो शनाख्तें हैं हमारी, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो आपकी क्लास की है, सेपरेशन, डिविजन्स, वो आपने वो जेंडर की डिविजन्स हैं, वो फिर आपने और भी तरीके से आपने डिवीजन बनाई हुई है। आपके कबीलों की सेपरेशन है, आपकी इलाकाई सेपरेशन, डिविजन्स हैं। तो अगर वो आपकी मुलाकात का बायस बने पहचान, वो शनाख्त जो है, वो जैसे कि कोई एक नेचुरल गिवन है जो कि हम अंदर से जैसे सब पहचानते हैं, क्योंकि ये लोगों में रेजोनेट करता है इस तरह से कलाम। बुल्ले शाह का तो ख़ास तौर पे करता है। सो आखिरी अंतरे पे मैं बात करना चाह रही थी कि वो जब हर चीज़ रिजेक्ट करते हैं कि ना मैं अरबी, ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगौरी, ना हिंदू ना तुर्क पिशौरी, ना मैं रेंदा विच निदौन, तो उसमें ना मैं आबी, ना मैं खाकी, ना मैं आतिश, ना मैं पौन। ये सारे तरीके थे अपने आप को समझने के, लेकिन उन तरीकों ने हमें जैसे जो फर्दर एलियनेट कर दिया। तो अव्वल आखिर कहते हैं जो मैं हूँ, अव्वल आखिर आप न जाना, ना कोई दूजा होर पुछाना, मैथू होर ना कोई सियाना, मुल्ला शो केड़ा है कौन। तो अव्वल आखिर आपने जाना। एक तो ये पर्सपेक्टिव जो दे रही है शायरी, जो हमने शुरू में दमोदर का भी कहती है, कथ कहानी ज़ीनी ज़माना, अर्श न कुर्सी न नजरी न आवे पानी, उस वक्त का ये सच है, हकीकत बयान हुई। वो एक इटर्निटी में चीज़ें देख पाना, ये वापस हम रिकवर कर लेते हैं इस पोइट्री में। तो अव्वल आखिर के साथ आपकी हर चीज़ के साथ हमारी कनेक्शन है, हमारा कोई अलहदा वजूद नहीं है जिसमें वी आर नॉट
सेपरेट एंटिटीज, वी आर ऑल कनेक्टेड बीइंग्स, ये एक मतलब एक तरह से घिस गई है ये बात। लेकिन उसको ये दोबारा किस तरह से जिंदा कर देते हैं उस बात को कि हमें घिसी पिटी नहीं लगती। तो ये कोई एरोगेंस की बात नहीं है कि मेरे से कोई ज़्यादा सियाना नहीं है, इसमें एरोगेंस नहीं है। इसमें यह है कि हमारे में जितनी भी समझ सुरत आ रही है वो किसी और की नहीं है, वो हमारी ही है। सो कोई जब कोई ना दिसता गैर, कोई शय गैर है ही नहीं। एक और इनकी काफ़ी है, अब हम गुम हुए प्रेमनगर के शहर, तो उसमें भी ये कहते हैं कि बुल्ला शौ मेरा महबूब है, दो ही जहानी दोनों जहान में, कोई न दिसता गैर, कुछ गैर नहीं हमें नजर आ रहा। सो बुल्ला शौ केड़ा है कौन, तो मेरा महबूब और मैं, कोई जुदाई रही ही नहीं। उसको महसूस कर पाना ये बहुत बहुत कमाल है इस शायरी का कि हमें महसूस करवा देते हैं। जी सुने की जाना में कौन।
बहुत खूब आयशा, बहुत खूब। तो सदियों की तरतीब में अब 19वीं सदी में सचल सरमस्त का नाम है, जो 1827 में जिनका इंतकाल हुआ, और इन्होंने लंबी उम्र पाई थी, 90 साल जिंदा रहे, और इन्होंने तकरीबन एक सदी का एक सियासी, समाजी, माशी टर्मोइल देखा इस बरे सगीर में। अंग्रेज़ों को देखा, मुगलिया ज़वाल देखा, रंजीत सिंह की हुकूमत देखी पंजाब में। इस जी आप जी आयशा जी बोलिए। जी जी मुझे लगा था कि आप 19वीं सदी में आप आ गई, शायद आप ख्वाजा गुलाम फरीद की सिलेक्शन पे मतलब मैंने कहा प्रोग्राम की मेरा टाइम ख्याल में अभी 10 है हमारे पास इतना या टाइम कि हम ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ठीक तो है। उसमें ये था कि दो चीज़ें सचल की हैं कि कहा जाता है कि उन्होंने 7 ज़बानों में लिखा, लेकिन 5 ज़बानों में उनकी शायरी तो मौजूद है। लेकिन सिंधी, सराइकी और पंजाबी में उनकी शायरी बहुत मशहूर है। और ना सिर्फ ये शायरी कर अपनी अशार लिखते थे, बल्कि उसकी संगीतकारी भी खुद करते थे। तो ये इनका बड़ा कमाल था। तो आयशा, क्या सुनाने लगी हैं आप? जी सच्चा सरमस्त जो हैं बुल्ले शाह का ज़िक्र भी अपनी शायरी में एक जगह करते हैं, और इनकी शायरी ये वाली जो मैंने सिलेक्शन की है वो उसी सोच को जो बुल्ला की जाना में कौन में लेकर चल रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं इस काफ़ी में। कहते हैं ताब कनू बेताब, मैं ताब कनू बेताब, और कुछ नुस्खे हैं जिनमें ये काफ़ी इस तरह भी लिखी हुई मिली है कलमी नुस्खों में। ताब माँ बेताब, मैं ताब माँ बेताब। तो ताब जो है वो रोशनी भी है, ताब ताकत भी है, और बेताब रोशनी से मैं बेताब हूँ, या रोशनी में होते हुए मैं रोशनी के बगैर हूँ, या ताकत के बगैर हूँ, हालांकि मैं खुद ताकतवर हूँ। तो वो या स्ट्रेंथ है, या मेरे पास वो कामनेस मौजूद है, लेकिन उसमें ये बेचैनी है। तो ये डायलेक्टिक्स अक्सर ही सच्चल की काफ़ियों में नज़र आती है। तो वो हमारी ज़िंदगी जो है उसका एक एसेंशियल पहलू है जिसको हम सोचते नहीं, हम चीज़ों को देखते नहीं कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ बिल्कुल उसकी ऑपोजिट किस तरह जुड़ी होती है। सो इसमें वो ताब माँ बेताब अस्थाई लेकर आगे बिल्कुल बुल्ला की जाना में कौन की तरह, जो आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, वो अपने आप की पहचान, अपनी शनाख्त के सफ़र पे हमें लेकर जाते हैं, और उसमें वही जो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें आपको सेपरेट कर किया जा रहा है एक दूसरे से, उनको वो सब मुकम्मल डिनाई करते जाते हैं। सो उसमें शामिल है कि ना मैं सुन्नी, ना मैं शिया, ना मैं डोह सवार। सो ये आपको मुकम्मल कहाँ है वो मिलाप जहाँ जो लेकर जाएगी आइडेंटिटी, उस तक लेकर जाती है, और वो है ज़ात सचल दी के ही पूछता है। तुम मेरी ज़ात क्या पूछते हो? नाले ता नायाब, ये साथ है, इसीलिए ये नायाब है, इसीलिए ये ख़ास है, और है भी और नहीं भी, वो भी इसमें शामिल है। तो वो ज़ात सच्चू जो है वो सच भी है, वो सच की तलाश जो है जारी है, जो हमारी हकीकत है कि एक ऐसा क्या मुमकिन है कि हम इस जुल्म से क्या छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ये जो सारा टर्मोइल है उससे क्या हम, जिस निज़ाम में ये सारा जुल्म शामिल है, क्या हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं जिसमें हम ये दूरी महसूस ना करें। ताब माँ बेताब, ताब माँ बेताब। ताब माँ
बेता ताब मां बेता ताब मां बेता ताब मां बेता ताब मां बेता आबे ताब मां बेता ना मैं गोया ना मैं जोया ना मैं गोया ना मैं जोया ना सवाल जवाब ताब मां बेता ताब मां बेता ना मैं खाकी ना मैं बादी ना मैं खाकी ना मैं बादी नाग नाब ताब मां बेता ताब मां बेता ना मैं सुन्नी ना मैं शिया ना मैं सुन्नी ना मैं शिया ना मैं डोह सवार ताब मां बेता ताब मां बेता ना मैं मुल्ला ना मैं काजी ना मैं मुल्ला ना मैं काजी ना मैं शोर
बेताब ताब माँ बेताब बहुत खूब आयशा, बहुत खूब। तो अब जो एक आखिरी सिलेक्शन है सदियों का, उसमें एक जो सूफी शायर हैं ख्वाजा गुलाम फरीद। ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं उनका 60 साल की उम्र में 1901 में इंतकाल हुआ। इसका तकरीबन 20वीं सदी में। तो ये वो ज़माना है जिसमें 1857 की जंग आज़ादी हुई, बहादुर शाह ज़फ़र की जलावतनी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अवामी तहरीकें शुरू हुई हैं, और ये तकरीबन वही ज़माना है जिस ज़माने में गालिब दिल्ली में शायरी कर रहे हैं। तो ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी बहुत मशहूर है आयशा, लेकिन इनकी शायरी ज़रा सी मुख्तलिफ है। तो आप उस पर कुछ बताएं। ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं उनकी शायरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बाकी सारे जो हमने शोरा का कलाम यहाँ सुना आज, वो अपने वक्त की अक्कासी कर रही है शायरी, लेकिन क्योंकि इनके दौर में जो पूरा निज़ाम बदल रहा था अंग्रेज़ के आने से, और ऐसी कश्मकश में मुब्तला था ये पूरा बरे-सग़ीर, तो क्योंकि पहले लूटमार अगर होती थी, आते थे बाहर से लोग, वो लूटमार करके या चले जाते थे, या यहाँ आके एसेंशियल यहाँ का जो निज़ाम है उसमें एक कंटिन्यूटी भी रही। तो जो डिस्कनेक्ट हुआ अंग्रेज़ के आने से, वो इनकी शायरी में कुछ लोग कहते हैं कि ज़िक्र नहीं हो रहा, और इनकी बहुत फ़िलोसॉफ़िकल एब्स्ट्रैक्ट शायरी है। तो शायद ये लोगों की नहीं है, ज़रा ज़्यादा एसोटेरिक है, और रोमानी रंग तो इसमें बहुत है, और रूही को बहुत ये खूबसूरती से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा जो बाकी सारे इस देश में बीत रही थी उसका जिक्र नहीं करते। तो मैं ये फील करती हूँ कि मैंने, क्योंकि चकवाल के कुछ ढोली थे, उनसे एक इनकी काफ़ी जो है वो सुनी बड़े ही लोक अंदाज में, और उसमें उन्होंने लोकगीत साथ जोड़ा हुआ था। शुरू में काफ़ी के 2 शेर उन्होंने कहे, और ढोल पे वो ये गा रहे थे, बिल्कुल लोकगीत की तरह गा रहे थे। तो अब ये 100 साल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद, अगर लोग जो हैं इनका कलाम के साथ ये अपनाहियत अभी तक महसूस करते हैं, तो फिर मैं ये कहना चाहती थी कि ये शायरी जो है इसकी जो रमज़ें हैं वो उन्हीं रमज़ों की कंटिन्यूटी है जो चली आ रही थी पिछले जो हमने कलाम सुने हैं, और इसमें स्पेशली हीर और रांची की रेफरेंस जो है, तो ये लोगों ने, उन्होंने रम्ज़ जो कही, लोगों के हालात की वो रम्ज़ फिर भी अक्कासी कर रही थी, तो तभी वो ज़िंदा रही, वरना वो ज़िंदा रह नहीं सकती अगर उनका लोगों से ताल्लुक़ ना हो। तो लोगों के दिल में उतरी, उनका कोई दर्द है जो उससे हल्का हुआ, कुछ लोगों को उससे कोई कम्फ़र्ट था, कम्फ़र्टिंग थी, तो वो इतना उनका कलाम जो है लोगों ने उसको सीने से लगाया। तो और एक फोक अंग भी है, उनका फोक अंग भी है जो कि लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। जी, तो ये शुरू में काफ़ी के जो 2 अशार मैं कह रही हूँ, वो इनकी काफ़ी का हिस्सा नहीं है। वो शुरू में ढोल, जिस तरह उन्होंने गाया था, मैं उसी अंदाज में गा रही हूँ। झूमर की थाप पे वो ढोल बजा रहे थे और उसमें गाया था। तो उन्होंने शुरू किया, ढोला ता मैडा मैया दा छेड़ू, गिन गया सी कट्टियाँ। मेरा जो महबूब है वो चरवाहा है भैंसों का, मही जो है भैंसें, और वो कट्टियाँ गिन के गया है, वो जो उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो सबको लेकर उसने इकट्ठे चलना होता है चरवाही में, तो वो काउंट कर रहा है कि मेरा पूरा है कि नहीं चल। तो ये इसको उन्होंने फिर जोड़ा, विच रोही देरा दिया नाजुक नाजो चट्टियाँ। तो ये जो नाजो अंदाज, नाजुक
जट्टियाँ हैं रोही की, उन पे उनकी बयान की हुई है ज़िंदगी इस काफ़ी में ख्वाजा गुलाम फरीद की। उसके बाद मैं तब पूरी काफ़ी में से सिलेक्शन कर रही हूँ, क्योंकि ख्वाजा गुलाम फरीद की अक्सर काफ़ी लंबी हैं, एक-एक काफ़ी जो है वो बहुत लंबी है। तो मैंने उसमें से कुछ बंद जो है उठाए हैं, जिसमें आखिरी बंद जो है उस पे मैं एक छोटा-सा ज़िक्र करना चाहूँगी कि मूझ फरीद मज़ीद हमेशा अजकल खुशियाँ घटियाँ विच रोही देरा दियाँ नाजुक नाजुक जट्टियाँ। तो जो मूड है बाकी काफ़ी का प्लेफुल जो मूड है, रोही का वो सारा नज़ारा खूबसूरत बयान कर रहे हैं। उसमें आम वहाँ के जो गाँव के लोग हैं, उनका रहन-सहन वो तो है ही, लेकिन उसमें ये मूंज फरीद मज़ीद हमेशा बहुत डिप्रेस्ड में, बहुत उदास रहता था फरीद। आजकल खुशियाँ घटियाँ की एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि आजकल खुशियाँ जो है घटा बन के जैसे आती है, तो वो बहुत ढेर खुशियाँ जो हैं वो आ रही हैं। तो मुझे वो इंटरप्रिटेशन ज़हन में आती है कि आजकल खुशी छाई हुई है। और इंशाल्लाह ये खुशियाँ हमारे इस दुनिया में और हमारे देश में भी इसी तरह छाएंगी। तो सुनते हैं।
तो हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने लॉग इन किया, जिन्होंने हमारे साथ रहे इसमें, और T2F का बहुत शुक्रिया और आयशा का शुक्रिया बहुत। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि T2F को डोनेट करें ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम कर सकें। और बहुत शुक्रिया। सबको